ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की दूसरी कड़ी टिकाऊ विकास के पथ पर। अरे शेखर जी, जरा देख तो क्या समय हुआ है। 8:30 बजे। मोटरसाइकिल चलाते हुए में 2 घंटे से अधिक समय हो गया है। थक गए यार। नहीं, अभी थके नहीं है। अरे अरुण, उधर देखो ना, सारी जमीन अभी बंजर पड़ी है उधर। कहीं कोई हरियाली नहीं है। हाँ, पिछले 1 घंटे की यात्रा में कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, लगता है हम रेगिस्तान में चल रहे हैं। पृथ्वी के मानचित्र पर एक और रेगिस्तान। बच्चों को एक और नाम याद रखना पड़ेगा। भाई कोई दूसरा इसका नामकरण करे, क्यों ना हम ही इसका कोई नाम रख दें। सोचो। अरे सुनो, अरुण शेखर रेगिस्तान कैसा रहेगा? अपना नाम पहले लिया है, बहुत स्वार्थी हो। अच्छा अरुण, सड़क के उस पार देखो। कहाँ? अरे वहाँ ना। अरे अरुण देखो, मुझे बहुत प्यास लगी है और हम थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं। अरे सीधा सीधा बोलो ना कि विश्राम चाहिए। चलो उस पेड़ के नीचे कुछ आराम कर लेते हैं। अरे ये पेड़ यहाँ कैसे टिका हुआ है? घोर आश्चर्य। अरे शेखर उधर देखो, वो सामने दिखाई दे रहा है। हाँ वो। हाँ, अरे पेड़ की छांव में कोई बैठा भी हुआ है। मुझे तो कोई साधु लग रहा है। साधु? आश्चर्य। भाई मुझे तो रसायन विज्ञान का विशेषज्ञ लग रहा है। अच्छा अरुण, चलो पूछते हैं कि मेरे कैटरिंग व्यवसाय का क्या भविष्य है। ओहो, तुम अब भी भविष्यवाणी में विश्वास करते हो? हाँ भाई मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब अंधविश्वास और छलावा है। भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने तुम्हें अपना भविष्य जानने के लिए नहीं कहा है। मुझे भी तो कुछ आजादी चाहिए। अब चलो चलते हैं। चलो आओ। अच्छा अरुण, उनको क्या कह के बुलाया जाए? नहीं, मेरा मतलब है कि बाबा या... अरे शेखर, तुम्हें ज्यादा अच्छा पता है और तुम्हारा अनुभव भी है। चलो वहां चलकर पूछ लेते हैं। अच्छा ये तो बताओ कि भाई पूछना क्या है? अगला पेट्रोल पंप। शेखर, पेट्रोल की टंकी खाली होने जा रही है। अच्छा भाई अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। कौन हो तुम? बाबा नमस्कार। हमारा प्रणाम स्वीकार हो बाबा। भाई मैं कोई साधु नहीं हूँ, मेरा नाम मंगलू है। हम तो आपको साधु समझ रहे थे। ये सब तुम लोगों पर निर्भर है। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कोई खराब काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की और ना ही कभी झूठ बोला है। हाँ, इसलिए आप मुझे साधु कह सकते हैं। बाबा क्या आप मेरे हाथ की हथेली देखकर मेरा भविष्य बता सकते हैं कि मेरा कैटरिंग का व्यवसाय कैसे चलेगा? अरे भाई माफ करिए, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। तुम भूखे प्यासे थके हुए लग रहे हो। अब मेरे पास तो पानी भी नहीं है जो मैं तुम्हें पीने के लिए दे सकता। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। हम अपने साथ लेकर चले थे। क्या आप बता सकते हैं कि अगला पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है? पेट्रोल पंप काफी दूर है। वैसे मैंने कभी पेट्रोल पंप यहाँ देखा नहीं। अब पैरों में समस्या होने के कारण मैं ज्यादा चल भी नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे पास मोबाइल फोन होगा? भाई लोगों को अक्सर मैंने बात करते हुए देखा है, आप इससे ही पूछ सकते हैं। जीपीएस के बारे में? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या बात है बाबा, आप कुछ निराश से लगते हैं। अब तो गांव के लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। उनको अब हाथ की लकीरों में विश्वास नहीं रहा है। समझे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीपीएस बहुत काम का है, परंतु ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैंने पूछ लिया था। खैर, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ये मेरी वाटर बोतल है, मैं साथ लेकर चलता हूँ। यदि जीपीएस भी काम करे तो भी कहीं पानी के स्रोत नहीं मिलेंगे। अब क्या मुझे भी थोड़ा पानी देंगे? अब आपको भी प्यास लगी है? अपना मुंह खोलिए, थोड़ा सा पानी मिलेगा। दरअसल हमें लंबी दूरी तय करनी है। ठीक है। हाँ लाइए। ये लीजिए। आपकी मेहरबानी, धन्यवाद।
अच्छा, क्या आप बताएंगे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम घूमने के लिए निकले हैं, जिससे हम देश की विविधता देख सकें। हमने अभी तक एक लंबी यात्रा तय कर ली है, परंतु ये जगह हमको बिल्कुल भिन्न लग रही है। लगता है आप यहीं कहीं रहते हो, लेकिन आसपास तो कोई गांव नजर नहीं आ रहा। आपको कुछ किलोमीटर चलना होगा। वो देख रहे हो, वो उस टीले से दाईं तरफ चलना होगा। हाँ, समझ में आया। हमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, क्या आप जानना चाहोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इस जंगल में अकेला क्यों बैठा हुआ हूँ? अरे हाँ, मैं पूछने ही वाला था, क्या भिक्षा के लिए बैठे हो? पर यहाँ कौन आएगा? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कौन आएगा यहाँ? कुछ यादें हैं जिनको ताजा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यादें? कौन सी यादें? एक बड़ा तालाब, एक नहीं दो। ये वृक्ष उन दोनों के मध्य होता था। बहुत बड़े तालाब थे, यहां से लेकर के वो देखो वहां तक एकदम पानी से लबालब भरे हुए, और इसके आगे चलकर और भी कई एक जोड़ और पानी के तालाब थे। वो देखो। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है कितने बड़े होंगे वे तालाब, परंतु कहाँ चले गए वो सब? कितने अच्छे लगते थे। यहाँ पेड़ ही पेड़ थे, पक्षियों की चहल पहल और चहचहाट चारों तरफ सुनाई पड़ती थी। किंगफिशर पक्षी मछलियों पर झपट्टे मारते हुए आप देख सकते थे। क्या सुंदर दृश्य था, क्या सुंदर। लेकिन वो सब पानी के स्रोत कहाँ चले गए? वो सूख भी नहीं सकते थे, क्या हुआ उनका? सारे के सारे विलुप्त हो गए, आपसी कलह और झगड़े के कारण। उनके पानी का बहाव रोक दिया गया, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। हम सब समझ गए आप कहना क्या चाहते हो, लेकिन वो लोग कौन थे? अरे लालची और निकम्मे राजाओं और उनके जागीरदारों ने भोली भाली जनता को आपस में लड़वा दिया। दूसरा कोई पानी को काम में ना ला सके, इसके लिए पानी में जहर मिला दिया। ओह, ये तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ। अरे पानी तो पिया और क्या किया है? क्यों पिया पानी? तो पानी तो था। नौकरी किसने लगवाई तेरी? तुमने लगवाई, इसका मतलब हाँ, तो फिर? अरे शेखर, वो देखो वो सामने क्या हो रहा है। मेरा पानी। चलो चलकर देखते हैं, उनको रोकना पड़ेगा। चलो। मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। तू समझता क्या अपने आप को? मुझे सब मालूम है, क्या कर सकते हो। है तुम में हिम्मत? चले जाओ अकेले, मुझे चलना नहीं है तुम्हारे साथ। अरे शरारती कीड़े, तूने मेरा खून सोख लिया है और अब कहता है कि मैं अकेला चला जाऊं। रुक, मैं तुझे मारता हूँ। अरे भाई रुको, अरे बैठ जाओ भाई, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो? अरे सर, इसको मैंने हेल्पर की नौकरी लगवाई और अब आप जानते हैं क्या कर रहा है? अरे ठीक है, हेल्पर की नौकरी लगवाई तो उससे क्या गलती हुई है जो उसे मारना चाहते हो? सर, मेरा नाम नटराज है और हम एक अच्छे खानदान से आते हैं। जानते हैं, ये बंदा मेरी बोतल से मुंह लगाकर पानी पी रहा था। अरे यदि गांव में होता ना तो ये मेरे पास बैठ भी नहीं सकता था। ओहो, अब समझ में आया, पानी की बोतल पर ये सारी लड़ाई। अरुण, देखा तुमने? सर ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैंने कई बार इसे खाली बोतल दी है और कहा है कि अपनी पानी की बोतल ये अलग से रखे, लेकिन इस पर तो कोई असर ही नहीं होता। ये नाम आज इसने फिर से मेरी बोतल से पानी पिया है। आज मैं इससे सारे हिसाब किताब पूरा करना चाहता हूं। अरे रुको भाई, देखो नाराज मत हो, मैं कोशिश करके इसको समझाता हूँ। अब अरे भाई इधर आओ। जी आया। देखो गगन, तुम ऐसा क्यों करते हो? अपनी बोतल से पानी क्यों नहीं पीते हो? तुम उनकी बोतल से पानी पीते हो और वो भी मुंह लगाकर। देखो गगन, ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, समझे? सर जी, मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ, बोतल रखना भूल जाता हूँ। प्यास लगी थी इसलिए उस्ताद की बोतल से पानी पी लिया था। देखा आपने, बहानेबाज और तो और कितना शरीफ बन रहा है। मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा कि याद कर। अरे राज भाई रुक जाओ। अरे तुम ऐसा मत करो
भाई देखो, मुझे तो पूरा विश्वास है गगन तुम्हारा कहना मानेगा। अच्छा, हाँ, तुम लोग अपनी खुशी खुशी यात्रा जारी रखो। चलो, ख्याल रखना। ठीक है, चल पागल चल, और याद रखना इन महानुभावों की बातों को। चल। अरे नटराज भाई, तुम भी हमारी बात याद रखना, मार पिटाई बिल्कुल मत करना। ओके। पानी पर तो बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है। ये दोनों एक बोतल को भी साझा नहीं कर पाए। कितनी आश्चर्यजनक बात है ये। बाबा, ये मन मुटाव की लड़ाई नहीं थी, लोगों की विचारधारा बहुत संकीर्ण हो गई है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर पूरा गांव आपस में लड़ाई कर बैठता है। आप ऐसी ही एक लड़ाई के मैदान पर बैठे हुए हैं। एक समझदार बुजुर्ग नागरिक ने उस लड़ाई को रोकने का प्रयास भी किया था। उसी ने हमें ये सारी कहानी बताई थी। पानी की कहानी? वाह, क्या बात है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, लेकिन बाबा क्या बताएंगे कि वो कौन सी कहानी है? अब हम भी सुनना चाहेंगे। हाँ हाँ, सुनाइए। जी। हाँ, वो कहते थे कि हमारे देश के पश्चिमी भाग में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। चारों तरफ बंजर भूमि, कोई पेड़ नहीं, सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियां। हाँ, समझ में आया। उसका नाम है थार रेगिस्तान। हाँ, मुझे नाम तो नहीं मालूम, बस उसकी कही हुई बातें याद हैं। वो कहते थे कि वहां के लोग पानी का भंडारण करके रखते हैं। वो सज्जन पानी के भंडारण यानी कि पानी को जमा करने की तकनीक समझाते थे। हाँ, यही ना? हाँ, उसे सब कुछ मालूम था। वो कहते थे कि लोग थोड़े से बरसात के पानी को भी इकट्ठा करना जानते थे। जिसमें पानी जमा करते थे उसे वो टांका कहते थे। स्थानीय लोग खुद ही उसका निर्माण करते थे। ईंट पर ईंट, पत्थर दर पत्थर इसकी चुनाई की जाती थी। भाई शेखर, हाँ, तुम्हें कुछ समझ में आया? ये हमें पानी के भंडारण की तकनीक बता रहे हैं। जो कुछ इन्होंने सुना है बिल्कुल सही सुना है। क्या ऐसा है? हाँ भाई, ऐसा ही है। इसे पार भी कहते हैं। पानी के बहाव के क्षेत्र में कई टांका या बेरी का निर्माण किया जाता है, जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। इनकी गहराई 5 से 12 मीटर तक होती है। राजस्थान के थार क्षेत्रों में ये अमूमन आपको मिल जाएंगे। और हमारे राजाओं ने तो विनाश की गाथा खेली थी। पानी के सारे स्रोत नष्ट कर दिए, चारों तरफ बंजर भूमि। हे भगवान, तुमने ऐसा होने क्यों दिया? राजस्थान में तो राजाओं की जल संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसलिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। अरुण, उधर देखो ना, बाबा को कितने दुखी हैं। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। आगे की यात्रा बहुत लंबी है। हाँ, चलो आगे की यात्रा शुरू की जाए। थोड़ी देर में बाबा की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए कोई और यात्री आ जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। अब क्या समय हुआ है? 3:30 बजे। अब आगे की यात्रा हमें बिना रुके करनी है। मुझे तो कोई उचित स्थान दिख भी नहीं रहा। लेकिन मुझे दिख रहा है। कहाँ? अरे वो उधर देखो ना। अरे वहाँ उधर कुछ टेंट दिखाई दे रहे हैं। अरे हाँ, टेंट दिखाई तो दे रहे हैं, और देखो कुछ स्टॉल भी हैं। हाँ, हो सकता है वहाँ खाना भी मिलता हो। भाई मुझे तो चाय की तलब हो रही है। अरे भाई, मुझे भी। चलो इस तरफ चलते हैं। हाँ, इस तरफ से। वैसे शेखर, हाँ, देखो सूरज कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो है। शेखर, उधर देखो, चाय का स्टॉल नजर आ रहा है। अरे इतनी जल्दी मत करो, चाय वाला कहीं भागा नहीं जा रहा है। ये लो शेखर, पहुंच गए दुकान पर। अरे भाई, क्या गर्म गर्म चाय मिलेगी? देखो ना मत कहना, मेरा दोस्त बेहोश हो जाएगा। आइए साहब, इधर बैठिए ना, मैं अभी चाय बनाता हूँ। और देखिए, चाय में इलायची डालना मत भूलना। जरूर जरूर। अरे अरुण, उधर देखो, कोई और भी आ रहा है। कोई आदमी चला रहा है। हाँ। अरे पराग और कन्नन, अरे बहुत हुआ, बस करो। हाँ, आज का काम हो गया और मैं भी चाय पीकर आता हूँ। सुशील जी, स्पेशल चाय कहाँ है हमारी? भाई काम करते करते थक गया आज तो। ठीक साहब, अभी बनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ नए ग्राहक बैठे हुए हैं। मेरा नाम अरुण है और ये है मेरे दोस्त शेखर। नमस्कार। नमस्कार। हम देश भर की यात्रा पर निकले हुए हैं। ओह, तो आप लंबी दौड़ के घोड़े हैं। मेरा नाम अरविंदन है
हम वैज्ञानिक हैं और यहाँ शोध कार्यों के लिए खुदाई कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, खुदाई? जी हाँ, खुदाई। आप इसे फील्ड वर्क भी कह सकते हैं। दरअसल हम इस क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे पता चल सके कि ये बंजर क्यों हो गई। तो अरविंदन जी, आपके कहने का मतलब है ये क्षेत्र पहले बंजर नहीं था? देखिए, अभिलेखागार के रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से बंजर क्षेत्र मिल जाएंगे जो पहले हरे भरे थे, और वहां की पूरी आबादी वहां से चलकर और कहीं जाकर बस गई। अरविंदन जी, आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे। प्लीज कुछ और रोशनी डालिए ना, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हाँ, क्यों नहीं। पहले जरा चाय हो जाए। हाँ, कितनी देर है सर, ये रही आपकी चाय और स्पेशल बिस्कुट। अरे वाह, बिस्किट भी साथ में लेकर आए हैं। शुक्रिया। हाँ, तो हम भूमि कटाव और मानव सभ्यताओं की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताता हूँ। यानी जो आधुनिक इराक है? हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में पनपी और बड़ी हुई। पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन नदियों में आई बाढ़ और इनके द्वारा आई धाराओं के बदलाव के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। जो शहर कभी आबाद थे वो खंडहरों में बदल गए। लेकिन ये सब कैसे हुआ? उनके अपने सिंचाई के साधन थे, दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा हुआ था। हाँ, आबादी का अच्छा खासा दबाव और कटाव की समस्या। अब अरविंदन जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। नहरों द्वारा खुश्क क्षेत्रों में सिंचाई करके फसल उगाई जाती थी। दजला और फरात नदियां अपने साथ मिट्टी का कटाव करती हुई बहती थीं। इसी कटाव ने सभ्यताओं का विनाश कर डाला। पानी के साथ बहने वाली मिट्टी ने नहरों को पाट दिया। हर साल नहरों से इस मिट्टी को साफ करना पड़ता था। लेकिन इसमें समस्या कहाँ थी? देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, नई नई नहरें खोदी गई, और इसके लिए बहुत बड़ी मानव श्रम शक्ति की जरूरत पड़ती थी। बेबीलोनिया के शासक इसके लिए युद्ध में बंदी बनाए गए सिपाहियों को काम में लगाने लगे। ओहो, क्या दिमाग पाया था। हाँ, परंतु अंत अच्छा नहीं हुआ। आंतरिक कलह और बाहरी युद्ध के कारण इस कार्य में व्यवधान आने लगा। नहरों की समय पर सफाई न हो सकी और मिट्टी ने उन्हें पाट दिया, और पानी की कमी ने भरे पूरे गांवों और शहरों को बर्बादी की ओर धकेल दिया। और ये बर्बादी किसी बड़े युद्ध से होने वाली बर्बादी से कहीं अधिक रही होगी। काफी दर्दनाक रहा होगा। इराक के उस इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ना? क्योंकि पहले लड़ाइयां युद्ध जीतने और राजगद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ी जाती थी। विकास की किसको चिंता थी? लेकिन युद्धों से बचा नहीं जा सकता था? हाँ, इसके बारे में कहना मुश्किल है। आबादी का दबाव था और वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों का उत्पादन सीमित था, और साथ में मिट्टी कटाव की समस्या। ओहो, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। क्या इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं? जी हाँ, आप महान वैज्ञानिक और भू संरक्षक डॉक्टर वॉल्टर लोडरमिल्क को तो जानते होंगे। उन्होंने उन देशों में जहां सदियों से कृषि हो रही है वहां के भू अभिलेखों का अध्ययन किया है। अच्छा, क्या रहा उनके अध्ययनों का परिणाम? उन्होंने पाया कि उन क्षेत्रों में जहां भू संरक्षण का काम था, जंगल काटे जा रहे थे, चारागाह नष्ट कर दिए गए, किसान और दूसरों के बीच तालमेल नहीं था, वहां सभ्यताएं खत्म हो गईं और साम्राज्य नष्ट हो गए। अब इस प्रकार के विनाश से बचने के लिए तो भी उन्होंने कुछ सुझाव तो दिए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भू संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया है। भूमि कटाव को रोकने के अनेक तरीके सुझाए, जिनमें मुख्य हैं सीढ़ीनुमा खेती, वृक्षारोपण, फसल चक्र आदि। इन तरीकों को अपनाने वाली सभ्यताएं खूब फली फूली हैं। इस प्रकार फलने फूलने वाली सभ्यताओं में कौन सी सभ्यताएं रही हैं? उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के क्षेत्र को तो आप जानते हैं। हाँ, वहां बहुत कम वर्षा होती है। डॉक्टर लोडरमिल्क ने तबेशा के दक्षिण में 70 मील दूर कुछ अद्भुत खोज निकाला। उनकी टीम ने पानी के संरक्षण की अनोखी तकनीक वहां पर पाई। रोमन सभ्यता के काल या उससे पहले के समय में यहां के लोगों ने पानी के बहाव और भूमि के ढलाव को देखा और पानी के संरक्षण और भंडार के तरीकों को अपनाया। यानी उन्होंने सफलतापूर्वक सिंचाई पद्धति को अपनाया। जी हाँ, रोमन काल में पानी संरक्षण की ये तकनीक उत्कृष्ट बन पड़ी थी। जमीन के ढलानों पर बागान और अंगूर की खेती की जाने लगी
और घाटी में फसलों को उगाया जाने लगा। ओहो, एक से बढ़कर एक उदाहरण। जरूरत है उन्हें अपनाने की। बिल्कुल, बस हिम्मत मत हारो। आज जहां हम बंजर भूमि देख रहे हैं, कभी वहां हरियाली हुआ करती थी। अच्छा अरविंदन जी, आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? जापान को ले सकते हैं, जिसे उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। परंतु वहां पर भी अब बदलाव आ रहा है। हाँ। अरे सुशील जी का दुकान बंद करने का वक्त हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, अरे अब तो अंधेरा भी होने जा रहा है। अच्छा अरुण, उनके पैसे देते हैं। हाँ, ये लो भैया, ये पकड़ो पैसे। जी जी, चाय धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन बनाई थी आपने। शुक्रिया, ये धन्यवाद। लीजिए सुशील जी। चलिए। अच्छा, तो आज रात्रि कहाँ ठहरने का कार्यक्रम है तुम्हारा? भाई अभी कोई जगह निश्चित नहीं है। वैसे हमें ठहरने के लिए जगह तलाशनी है, देखते हैं कहाँ मिलती है। यदि आप लोग चाहो तो आज रात मेरे साथ हमारे टेंट में रुक सकते हैं। अब ये तो हमारा सौभाग्य होगा, क्यों अरुण? अरे आपसे बातें करने का मौका जो मिल जाएगा। हाँ आइए आइए मेरे साथ, चलते चलते और बातें होंगी। अच्छा अरविंदन जी, आप किसी सभ्यता की बात कर रहे थे। ये सभ्यता क्या है? वास्तव में ये एक किताब का शीर्षक है, और ये किताब मासानोबु फुकुओका ने लिखी थी। इसका निष्कर्ष क्या है? ये टिकाऊ खेती पर रोशनी डालती है, जिसमें वैज्ञानिक ढंग से भू संरक्षण, जल भराव, वृक्षारोपण, फसल चक्र आदि की चर्चा की गई है। यानी टिकाऊ और सतत विकास। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही रोचक है। फुकुओका ने एक ही खेत में चावल और संतरे की खेती एक साथ करके बताया है। अच्छा। प्रकृति के संतुलन का ध्यान भी रखना जरूरी है। कीटनाशकों के प्रयोग के बिना भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है, और कीटनाशकों के प्रयोग से प्रकृति चक्र नष्ट हो जाता है, जो कि आगे चलकर बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। उन्होंने अपने तरीके से भरपूर फसल पैदा करके सबको चकित कर दिया। हाँ, ये संभव है जो फुकुओका ने करके दिखाया। आज की परिस्थिति में ये कारगर और सफल तकनीक कही जा सकती है। ये हमें अणुवांशिकी फसलों के उत्पादन पर फिर से सोचने के लिए विवश कर देती है। अति सुंदर। लेकिन ये किताब कहाँ मिलेगी? मैं तुम्हें इसकी एक प्रति दे सकता हूं, और वो भी तोहफे में। मैं आपका आभारी रहूंगा। परंतु आपको एक चयन करना पड़ेगा, मेरे द्वारा बनाई गई खिचड़ी या फिर इस पुस्तक में से। अरे भाई एक बात सुनो, मेरी भी एक मांग है। मांग? कौन सी मांग? अरे मैंने एक्सपर्ट कमेंट के बारे में तो सुना है, परंतु एक्सपर्ट डिमांड के बारे में कभी नहीं। भाई मुझे दोनों चाहिए। खिचड़ी भी और किताब भी। अरे वाह। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की दूसरी कड़ी सुन रहे थे, टिकाऊ विकास के पथ पर। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर मानस प्रीतम दास, प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे राजीव शर्मा, अर्जुन कौशिक, केदारनाथ, निधिकांत पांडे, पंकज चुग, अनुराग अरोड़ा और आभूषण। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं में से लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में पाए जाने वाले रेगिस्तान का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 2, बेबीलोन सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या रहा है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 11001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।
कुछ तो कहे जिंदगी, सिर्फ चले